Hello, good morning, dear students. So, this is your mentor Rajesh Nagdive, and we are discussing the course complex number, right? In last lecture, I have given one homework, okay, and that is 2016 mains problem. A value of theta for which 2 plus 3 iota sine theta divided by 1 minus 2 iota sine theta is purely imaginary. I hope that all of you have solved this. Okay, let's see the solution and verify your answer. So, see, 2 plus 3 iota sine theta. This is 1 minus 2 iota sine theta. So, the denominator is not a real number. So, multiply and divide numerator and denominator by its complex conjugate. So, 1 plus 2 iota sine theta, 1 plus 2 iota sine theta, right? Okay, then fine. So that will be 2 into 1, 2, 2 into 2. That will be 4 iota sine theta, then 3 iota sine theta, then 3 to the 6 minus 6, I square will give minus. So 3 to the 6, 6 minus 6 sine square theta, right? And here in the denominator, you will get 1 plus 4 sine square theta, which is a real number. ये एक real number है, correct कि नहीं? So therefore, this complex number can be written in standard form. So finally, this is 2 minus 6 sine square theta, okay, divided by 1 plus 4 sine square theta. This is the real part. And 4 plus 3 is 7. So iota 7 sine theta, right? Divided by 1 plus 4 sine square theta. Okay, fine. So this is the complex number in its standard form. No problem with that. Now this complex number has to be purely imaginary. Purely imaginary means this real part must be 0. So the real part must be 0. So what is 2 minus 6 sine square theta divided by 1 plus 4 sine square theta, that is equal to 0. That will give us 2 minus 6 sine square theta, that is equal to 0. Fine. So therefore, sine square theta will be 2 by 6, that is 1 by 3. And therefore, sine theta equal to 1 by root 3. Right? Therefore, theta equal to sine inverse of 1 by root 3. So, theta equal to sine inverse of 1 by root 3 is our correct answer. The option number C is the correct one, right? तो आप सब लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया हुआ, यहाँ कोई इश्यू नहीं है. फाइन, आगे बढ़े. ठीक है. तो अब हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में. तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत आइडियाज ऑलरेडी हम ले चुके हैं. कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बारे में बात करेंगे डिटेल्स में. बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इसके ऊपर जो प्रॉपर्टीज है उसको भी देखेंगे. बट एक्चुअली में कॉन्जुगेट क्या होता है इसके बारे में आइडियाज हम बिगिनिंग से लेते आ रहे हैं. जैसे कि कॉन्जुगेट है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है. ठीक है. तो आपको ये तो मालूम होगा कि z इक्वल टू अगर x प्लस आयोटा y है तो इसका कॉन्जुगेट z बार ये x माइनस आयोटा y होता है. अगर मैं ऑर्डर पेयर में बात करूं तो ये x कॉमा y है तो ये x कॉमा माइनस y है. अगर आप इस दोनों को देखें तो रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो साइन चेंज कर देता है. ठीक है. ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होता है. अगर आप इसको आर्गन प्लेन में प्लॉट करते हैं तो आर्गन प्लेन में ये ऐसा होता है. ठीक है. ये आपका z x कॉमा y, ठीक, और ये है आपका z बार दैट इज x कॉमा माइनस y. ठीक है. ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल माइनस थीटा होगा. अगर ये मॉडुलस ऑफ z है तो ये मॉडुलस ऑफ z कॉन्जुगेट है.
और मॉडुलस ऑफ जेड कॉन्जुगेट और जेड दोनों सेम होते हैं, मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस जेड का और जेड बार का दोनों सेम होते हैं। करेक्ट है, क्योंकि ये एक्स कॉमा वाई है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। करेक्ट है कि नहीं, और ये एक्स कॉमा माइनस वाई है तो वापस से ये डिस्टेंस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी लिख देता हूं मैं। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। करेक्ट है, ठीक। तो दोनों डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट दोनों ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे होगा, या हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस दोनों सेम है, दोनों ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे होता है। मगर अगर एक्स वाई प्लेन में आप बात करें तो ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के इमेज है, मिरर इमेज है, जिसमें मिरर का काम एक्स एक्सिस करता है। ये इसका इमेज है, ये इसका इमेज है, करिए ये दोनों एक दूसरे के इमेज है। और यही हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन में, आर्गन प्लेन में क्या हो जाता है, ये अगर जेड है तो ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्जुगेट बोलेंगे। और कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वापस से कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी आपको अभी से क्लियर हो गई। इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो वापस जेड आ जाएगा। करेक्ट है कि नहीं, हाँ, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट कर लेंगे तो वापस जेड आ जाएगा, मतलब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट में अब बहुत शॉर्ट में आप समझ में गए होंगे कि रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं आता, इमेजिनरी पार्ट अपना साइन चेंज कर देता है। अगर इमेजिनरी पार्ट माइनस में है तो वो प्लस बन जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट प्लस में है तो वो माइनस बन जाएगा, ये कॉन्जुगेट का। करेक्ट है कि नहीं, हाँ, तो ये ऑलरेडी हम लोग जानते थे। अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को देखेंगे। देखो, पहली बात, अगर z इक्वल टू जेड बार है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट दोनों सेम है। अब कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों सेम कब आएंगे बताइए, मतलब आपने इमेजिनरी पार्ट को चेंज किया है तो इमेजिनरी पार्ट में कोई चेंज ही नहीं आया है, तो ये कंडीशन कब होगी, हाँ, तब जैसे मान लीजिए मैंने z को ले लिया 2, तो इसका कॉन्जुगेट भी क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। करेक्ट है, क्योंकि z इक्वल टू 2 एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमने प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर की कंडीशन लास्ट टाइम देखी थी, और मैंने बोला था कि वो नेसेसरी कंडीशंस को मैं अब सफिशिएंटली दूसरे तरीके से भी बताऊंगा। तो z इक्वल टू 2 मतलब प्योरली रियल है, मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। लेकिन अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं कॉन्जुगेट निकालता हूं, तो कॉन्जुगेट निकालूंगा तो वापस से 2 ही मिलेगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट नहीं है। करेक्ट है कि नहीं, तो अब आप देखेंगे कि ये z और z कॉन्जुगेट दोनों सेम है, मतलब z और उसका कॉन्जुगेट दोनों सेम है। ये कंडीशन बन गई, z इज प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी कंडीशन बन गई बेटा, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब ये कंडीशंस प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर की, उस कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट दोनों सेम ही होगा, डिफरेंट नहीं रहेगा। करेक्ट है कि नहीं, हाँ, तो ये कंडीशन बन गई कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल है तो उसका कॉन्जुगेट, करेक्ट है, उसका कॉन्जुगेट और वो कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक साहब, पहले हमने ये भी देखा था कि अगर रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट अगर 0 होता है, इमेजिनरी पार्ट अगर 0 होता है तो वो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होता था। ये करेक्ट है, ये देख चुके। यही वाली बात को हम दूसरे तरीके से बोल रहे हैं कि अगर z इक्वल टू जेड बार है तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है। तो ये दो कंडीशंस आप देख लीजिए, दोनों उसी बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है। या फिर दूसरे सेंस में हम ये भी बात करेंगे कि अब क्या है, क्वेश्चंस के अनुसार समटाइम्स अब क्या होता है कि सारे लोग यही सोचते हैं, यही कंडीशन, इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए। अब क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करेगा क्वेश्चंस कैसे है और फिर कैसी कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। तो याद रखिए कि z इक्वल टू जेड बार अगर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है। अच्छा, इमेजिनरी में भी वही कंडीशंस को देखते हैं कि देखो, अगर मान लीजिए मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर 3 आयोटा ले लिया तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, -3 आयोटा होगा कि नहीं होगा। इस बार तो
इमेजिनरी पार्ट है तो इमेजिनरी पार्ट कॉन्जुगेट में लेंगे तो अपना साइन चेंज कर देगा। लेकिन इस बार देखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट जीरो है। अगर रियल पार्ट जीरो है इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंडीशंस होता है वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। कैसे होगा देखिए, अब आप देखिए अगर इन दोनों को ऐड करता हूँ z प्लस जेड कॉन्जुगेट करता हूँ तो ये जीरो आता है। तो z प्लस जेड कॉन्जुगेट करता हूँ तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि z इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी की जो नेसेसरी कंडीशन है वो ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि रियल पार्ट ऑफ z ये जीरो होना चाहिए। तो रियल पार्ट ऑफ z जीरो तो है, और उसी को हम दूसरे सेंस में बोल सकते हैं कि z प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखिए z प्लस जेड बार इक्वल टू अगर जीरो है तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी। प्लीज नोट करिए, डिस्कशन को आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस को नोट करके रख लीजिए। z इक्वल टू जेड बार, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट दोनों सेम है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा, अगर z प्लस जेड बार जीरो आ रहा है, ये कंडीशन z प्लस जेड बार जीरो आ रहा है तो z प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। करेक्ट है? अच्छा साहब, अब आगे बढ़ाते डिस्कशंस को। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो देखो पहला प्रॉपर्टी तो आप देख चुके हैं कि अगर z का बार का वापस बार लूंगा तो z आ जाएगा। ये अभी हमने देख चुके हैं। करेक्ट है? कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है कि नहीं? ठीक, ठीक है साहब। अब दूसरा चीज को देखते हैं कि z1 या प्लस या माइनस z2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। दोनों को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नया कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो उसका अगर मुझे कॉन्जुगेट निकालना है तो वो इसके बराबर होगा, z1 प्लस या माइनस z2 कॉन्जुगेट। मतलब जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करता हूँ और जो रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो एक्चुअली में सम ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इसके इक्वल होगा। ये बोल रहा है। करेक्ट है? अच्छा साहब, किसी भी एक प्रॉपर्टी को मैं प्रूफ कर देता हूँ सो दैट आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रूफ कैसे करना है। चलो इसी को मैं प्रूफ करता हूँ। ठीक है, तो मैंने z1 को ले लिया, सपोज करो a प्लस आयोटा बी, और z2 को ले लिया मैंने c प्लस आयोटा डी। तो यहां से मुझे z1 बाहर मिल जाएगा a माइनस आयोटा बी, और z2 बाहर लिखेंगे तो c माइनस आयोटा डी। करेक्ट है? ऐसे ही आपको इसको प्रूफ कर देना है। अगर प्रूफ करने की बात आ गई है तो यहाँ पे, बाकी हमको तो यहाँ पे जब हम IIT के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपको ये सारे रिजल्ट्स बाय आउट होने चाहिए। ठीक है, प्रूफ से कोई खास लेना देना नहीं होता, समझने के लिए जरूरी है। तो ठीक है सर, अब z1 प्लस z2 निकाल लेते हैं तो ये a प्लस सी हो जाएगा और प्लस i b प्लस डी हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? अच्छा, तो अब z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट निकाला जा सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। a प्लस सी में कोई चेंज नहीं होगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा और ये b प्लस डी। करेक्ट है कि नहीं? ये हो गया। तो ये कॉन्जुगेट। अब इधर आते, इसका कॉन्जुगेट ये है, इसका कॉन्जुगेट ये है। तो z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट अगर आप करते हैं तो ये a प्लस सी, यहाँ से माइनस आई कॉमन ले लीजिए, b प्लस डी। देखिए ये z1 प्लस z2 के कॉन्जुगेट के इक्वल है। करेक्ट है कि नहीं? हो गया। बस ऐसे ही सारे इसमें आप प्रूफ कर सकते हैं। करेक्ट है? हाँ, तो ये तरीका हो गया प्रूफ करने का। तो पहली दूसरी प्रॉपर्टी हमने देख लिया कि z1 प्लस माइनस z2 का कॉन्जुगेट करेंगे तो वो z1 का कॉन्जुगेट प्लस माइनस z2 का कॉन्जुगेट होगा। वैसे ही
Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट करेंगे। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, मतलब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाइड करते हैं तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अगर निकालेंगे तो एक्चुअली में वो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। करेक्ट है। चलिए इसको तो मैं क्या कर लेता हूँ ना, इसको भी मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर से प्रूव कर देता हूँ। इमीडिएटली हो रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब इसको प्रूव कर देता हूँ। चलो Z1 ले लिया मैंने 1 प्लस आयोटा, छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स नंबर लेके प्रूव कर देता, और Z2 ले लिया मैंने 1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो Z1 इंटू Z2 ये 1 माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब +1 दैट इज इक्वल टू 2 होगा। तो Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट भी 2 ही होगा डियर स्टूडेंट्स। करेक्ट है क्या? एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेके मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक। फाइन। अब Z1 का कॉन्जुगेट यहां से मिल जाएगा। Z1 का कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा, Z2 का कॉन्जुगेट 1 प्लस आयोटा। कॉन्जुगेट की बात चल रही है तो Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट करेंगे तो ये वही आएगा ना, 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, और ये वापस से 2 आएगा। अभी देख लिया हमने। तो ये देखिए ये दूसरा प्रूफ हो गया कि Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। करेक्ट है। तो आप ऐसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेके आप इसको शो कर सकते हैं। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है ना, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं। चौथी प्रॉपर्टी, तो Z1 और डिवाइडेड बाय Z2 ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर को फॉलो करेगा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा Z1 बाई Z2। इसको डिवाइड करने के बाद में जो रिजल्ट आ रहा है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसके कॉन्जुगेट की बात कर रहे हैं तो उसका कॉन्जुगेट भी ये प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा कि Z1 बाई Z2 का जो कॉन्जुगेट है वो Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई Z2 कॉन्जुगेट है। ये प्रॉपर्टी नंबर 4। करेक्ट। और फिफ्थ में आ जाते हैं। फिफ्थ में आ गए कि आपका Z कॉन्जुगेट की पावर n बोलो या Z की पावर n का कॉन्जुगेट, ये दोनों सेम है। ये दोनों सेम है। आप इसको किसी भी पावर से प्रूफ कर सकते हैं। जैसे आपने Z को ले लिया 1 प्लस आयोटा, और मैं Z स्क्वायर की बात करूंगा तो Z स्क्वायर आपका लेगा 1 माइनस 1 0, तो +2 आयोटा होगा। करेक्ट है। Z स्क्वायर +2 आयोटा होगा कि नहीं होगा? अब यहां से देखो Z कॉन्जुगेट क्या आता है, Z कॉन्जुगेट आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, और Z कॉन्जुगेट का स्क्वायर निकालूंगा मैं। हाँ, अब ये Z स्क्वायर का कॉन्जुगेट तो -2 आयोटा होगा। करेक्ट है। देखो Z मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 1 प्लस आयोटा, ठीक। तो Z स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 आयोटा हो जाएगा, है ना, ठीक। तो Z स्क्वायर का कॉन्जुगेट -2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अब Z बार लेते हैं। Z अगर 1 प्लस आयोटा है तो Z बार 1 माइनस आयोटा होगा, ठीक है। तो Z कॉन्जुगेट का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 1 कट गया, यहाँ से आ गया -2 आई डायरेक्टली। करेक्ट है। तो आप देखिए ये भी -2 आई है, ये भी -2 आई है। तो Z स्क्वायर का कॉन्जुगेट करो या Z कॉन्जुगेट पहले ले लो फिर इसका स्क्वायर करो, दोनों सेम है। दोनों सेम है। क्या करा मैंने, Z का स्क्वायर किया और फिर जो रिजल्ट आया उसका कॉन्जुगेट लिया, या फिर मैंने पहले Z से सीधा कॉन्जुगेट निकाल लिया और उसका स्क्वायर किया, दोनों सेम आया। तो ये किसी भी पावर के लिए n के Z का कॉन्जुगेट उसकी पावर n या फिर Z की पावर n और फिर उसका कॉन्जुगेट दोनों सेम आते हैं। ये इसको सबको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल के साथ में ये कैसे करते हैं इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते डिस्कशन को। तो ये प्रॉपर्टीज थी डियर स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। Z का कॉन्जुगेट करेंगे तो Z आ जाएगा। Z1 प्लस माइनस Z2 का कॉन्जुगेट करेंगे तो Z1 का कॉन्जुगेट प्लस माइनस Z2 कॉन्जुगेट हो जाएगा। Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट करेंगे तो Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट हो जाएगा। Z1 बाई Z2 का कॉन्जुगेट करेंगे तो Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई Z2 कॉन्जुगेट, और Z की पावर n
उसका कॉन्जुगेट करेंगे तो z का कॉन्जुगेट उसकी पावर n। ये प्रॉपर्टीज आपको नोट करके रखना है, करेक्ट है। ये एग्जांपल्स को, ये प्रॉपर्टीज को प्रूव करने के मैंने तरीके भी आपको बताया है, प्लीज इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है ये नोट कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज कर लेना। ये ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट, z इंटू जेड कॉन्जुगेट ये एक रियल नंबर आता है। ये हमने बहुत बार देखा है, लेकिन ये आपको फिर मैं बता रहा हूँ, z इंटू जेड कॉन्जुगेट एक रियल नंबर था। जैसे जेड एक्स प्लस आयोटा वाई है, जेड बार एक्स माइनस आयोटा वाई होगा, z इंटू जेड बार एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होगा, है ना। और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एक रियल नंबर है, ये एक बात, ठीक है। और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर मॉड ऑफ जेड होता है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मॉडुलस में बताऊंगा, मॉड ऑफ जेड स्क्वेयर, प्लीज नोट इट, ये होगा मॉड ऑफ जेड स्क्वेयर। क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ जेड क्या होता है, मॉड ऑफ जेड एक्चुअली में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होता है। तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होता है, तो इसलिए जेड इंटू जेड बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यूज होने वाला है, इसको जरूर नोट करेंगे। अब इसमें मैंने पहले भी बता चुका, जेड इंटू जेड बार एक रियल नंबर आता है। क्योंकि जेड इंटू जेड बार रियल नंबर आता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, जब वो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो डिनोमिनेटर में रियल नंबर लाना पड़ता है, इसलिए हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज़ हो गया, क्योंकि जेड इंटू जेड बार एक रियल नंबर आता है। तो जेड इंटू जेड बार एक रियल नंबर आता है, लेकिन कौन सा रियल नंबर आता है? अगर जेड एक्स प्लस आयोटा है तो डेफिनेटली जेड बार एक्स माइनस आयोटा वाई होगा। तो जेड इंटू जेड बार एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, देयर इज नो आई इन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, दैट इज अ प्योरली रियल आ गया, है ना। तो ये एक रियल नंबर आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। तो अब चूंकि जेड एक्स प्लस आयोटा वाई है तो इसका मॉडुलस जेड जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होता है, इसीलिए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर को मैं मॉड ऑफ जेड स्क्वेयर लेता हूँ। तो जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वेयर, ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए, प्लीज नोट इट। अब हम प्रॉब्लम्स के ऊपर मूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स कॉन्जुगेट के ऊपर। बड़े इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है और सबके ऊपर ध्यान देना। कुछ जनरल प्रॉब्लम बोर्ड लेवल के से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू 1/2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है साहब। 1/2 प्लस 3 आयोटा है, इसका मुझे अगर कॉन्जुगेट सर्च करना है तो पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी मैं कॉन्जुगेट उसका निकाल सकता हूँ। कॉन्जुगेट निकालने के लिए इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अभी यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है और रियल पार्ट क्या यही नहीं मालूम, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। तो अभी सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। 2 प्लस 3 आयोटा, तो मल्टीप्लाइड न्यूमरेटर 2 माइनस 3 आयोटा, डिवाइड न्यूमरेटर मतलब 2 माइनस 3 आयोटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया है, करेक्ट है कि नहीं? हाँ, हो गया। तो साहब ये क्या बन जाएगा? 2 माइनस 3 आयोटा, और ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस के साथ में, ठीक है। तो ये बन गया 2/13 प्लस आयोटा माइनस 3/13, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, z है ये, तो z कॉन्जुगेट अब आसानी से निकाला जा सकता है, खाली इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। ये माइनस यहाँ रख सकते हैं आप, प्लस हो जाएगा अपने आप। तो ये हो जाएगा 2/3, अब प्लस ही रहेगा आयोटा 3/13 ओनली, 3/13, करेक्ट है। ये बना 3/13, फाइन। तो 2/13 प्लस आयोटा 3/13, ये इसका कॉन्जुगेट, नोट इट। ये आपका हो गया बोर्ड लेवल का प्रॉब्लम, करेक्ट। कैसा हो गया? कॉन्जुगेट निकालना है
स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए। स्टैंडर्ड फॉर्म में आने से आपका रियल पार्ट क्या और इमेजिनरी पार्ट क्या ये आइडेंटिफाई हो जाता है, और फिर कॉन्जुगेट निकालना आसान हो जाता है, क्योंकि कॉन्जुगेट निकालने के टाइम पे खाली इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना पड़ता है। इमेजिनरी पार्ट अगर प्लस है तो कॉन्जुगेट में नेगेटिव हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट अगर नेगेटिव है तो कॉन्जुगेट में पॉजिटिव हो जाता है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज ओवर, कम टू द सेकंड वन। चलिए सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ, फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू 2 + 5 आयोटा माइनस 4 माइनस 3 आयोटा, 2 + 5 आयोटा 4 माइनस 3 आयोटा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, है ना। जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तभी आप पता कर सकेंगे कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। तो पहले तो डिवीजन का कॉन्सेप्ट आ गया ना, तो डिवाइड कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को ये भी आप देख चुके हैं। डिवाइड करने के लिए जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट है कि नहीं। हाँ, तो फिर शुरू करते हैं। ये 2 + 5 आयोटा हो जाएगा, ये 4 माइनस 3 आयोटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 3 आयोटा, डिवाइड करेंगे 4 + 3 आयोटा, ये काम करना है, करेक्ट। ठीक है साहब, तो अब इसको मल्टीप्लाई बराबर करिए। 4 × 2 कितना, 4 × 2 8 प्लस 2 × 3 6 आयोटा, 5 × 4 20 आयोटा, और ये माइनस आ जाएगा क्योंकि i² आने वाला है, 5 × 3 = 15। हो गया, बराबर है कैलकुलेशन। ठीक, कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेंगे। ये 16 हो जाएगा प्लस 9। ठीक, ओके फाइन। तो अभी 8 - 15 है, मतलब -7 आएगा, और 6 और 20 + 20 आयोटा आएगा, डिवाइडेड बाय 16 + 9 तो 25, ये एक हो गया, 25 ये दूसरा हो गया। ठीक, तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जिसका ये रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, करेक्ट है कि नहीं। हाँ, तो अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिल जाए तो इसका मतलब कॉन्जुगेट भी मिल जाएगा। z कॉन्जुगेट होगा -7/25, यहाँ कोई इशू नहीं है, और ये प्लस ऑफ माइनस बन जाएगा, तो प्लस ही लिखता हूँ, आयोटा के लिए प्लस लिख दिया, और ये -20/15 लिखा। ये समझ में आया ना। हाँ ठीक, -20/15। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते, नोट कर लीजिए। तो अब स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चंस हमने देख लिए, ये दोनों क्वेश्चंस आपके बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस हो गए हैं, और अब मैं मूव कर रहा हूँ जेईई के क्वेश्चंस में, है ना। और ध्यान देना, अब यहाँ पे क्या होगा, आपका थोड़ा सा दिमाग को ज़्यादा यूज करना पड़ेगा, है ना। अब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन लिखिए, थर्ड वन क्या है, इफ द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, complex number z equal is 1/i -1, then z equal to, ऑप्शन के अनुसार चल रहे हैं हम, -1i - 1, 1/i + 1, -1/1 + i, और 1/i - 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ट्विस्ट रहेंगे एज कंपेयर टू दी अभी तक के जो दो प्रॉब्लम्स किए थे जनरल से लेवल के। अब यहाँ पे देखिए, इफ द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, कॉन्जुगेट ऑलरेडी दिया हुआ है, ये कॉन्जुगेट दिया हुआ है, z का कॉन्जुगेट ऑलरेडी दिया हुआ है i - 1, ठीक, ये कॉन्जुगेट दिया हुआ है। तो अब मुझे निकालना है z, कॉन्जुगेट दिया हुआ है और z निकालना है, तो ठीक है, z निकालने के लिए इसका वापस से कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, मतलब z कैसे आएगा, इस कॉन्जुगेट का वापस कॉन्जुगेट करूंगा तो z आ जाएगा, इतना ही सा काम करना है। लेकिन अब इसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आना जरूरी है,
ये फिलहाल तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, करेक्ट है कि नहीं? हाँ, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आप क्या करो, i+1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाइड कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा i+1 और यहाँ i² मतलब -1 और -2 आएगा डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट है? क्या बनेगा बोलिए, i² -1, i² खुद अपने आप में -1 होता है तो -2। तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ऐसा बन गया, कैसा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो -1/2, ये इसका रियल पार्ट प्लस आयोटा ही कर देता हूँ मैं और -1/2, करेक्ट है कि नहीं? हाँ, अब आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं। तो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट जो z आएगा तो ये -1/2, ठीक है साहब? ठीक है, उसके बाद ये माइनस प्लस बन जाएगा, यहाँ प्लस ही रहने दो और ये 1/2 है ना। अब ऑप्शंस के अनुसार हमको काम करना है। तो अब आप देखेंगे, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ 2 लिखता हूँ और आयोटा -1 लिखता हूँ तो आयोटा -1/2 यहाँ कहीं नहीं है, ऑप्शन में कहीं नहीं है, करेक्ट है? क्योंकि अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इस समझ में है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर में दिया हुआ है ना, इसका वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, करेक्ट है? वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो वापस से मुझे देखिए, नीचे में या तो i+1 है या i-1 है, करेक्ट है कि नहीं? हाँ, तो ये यही काम मुझे करना है। तो इस काम को करने के लिए इसको वापस से इसके नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी तक के हम बार बार बोल रहे थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ता है। तो आ गया सब स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर का, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, अब ऑप्शंस के अनुसार चलना पड़ेगा। तो ऑप्शंस के अनुसार चलने के लिए मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देखो, i-1 है तो इसका मतलब i+1 और i+1, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इससे मैंने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया। अब ये देखो, ये i² हो जाएगा, i² -1 मतलब ये वापस से -2 हो जाएगा, करेक्ट है? हाँ जी, -2 हो गया डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे 2 × i+1 हो जाएगा, करेक्ट है? अब 2 कैंसिल हो गया तो -1/i+1, शायद ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। तो ये आ गया आंसर। समझ में आई बात? नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर रहे हैं। तो देखिए ट्विस्ट कैसा था इस बार, ये पकड़ लिया आपने, कोई इशू नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूं मैं, नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चंस को लिखते हैं इसको। इफ z is a complex number such that z का स्क्वायर इज z बार का स्क्वायर, then z is option purely real, purely imaginary, C either purely real or purely imaginary. Either purely real or purely imaginary, और ऑप्शन डी 9। जैसे मैंने बोला था कि जीरो के बारे में बोला था कि जीरो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी है, और बोला था कि ये क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन आएगी। देखो z² = z बार का स्क्वायर, ठीक है सर? अभी हमने ये एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी देखी थी कि zn या z कॉन्जुगेट की पावर n निकालनी है, zn की पावर z की पावर n का कॉन्जुगेट, ये प्रॉपर्टी हमें देखी थी। फिलहाल हमको इसकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारे को ये देखना है कि इस वाले पर्टिकुलर केस में जो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर है वो एक्चुअली में उसके कॉन्जुगेट के स्क्वायर के बराबर। तो ये तो प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम जानते हैं, ये तो प्रॉपर्टी अभी हमने देखा है, तो ये तो होता ही है, कोई इशू नहीं है।
कि अगर z का स्क्वायर जो होगा वो z बार के स्क्वायर के बराबर होगा। हाँ जी, लेकिन अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है कि प्योरली इमेजिनरी है कि दोनों प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी, उसको देखना है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, देखना स्टार्ट। अब ऐसे कोई भी सिचुएशन आएगी ना, तो आप z को एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर बना लो। बना लिया तो z कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, x माइनस आयोटा। तो स्टार्ट कहाँ से किया हमने, z को एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, करेक्ट। हाँ, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है साहब। ओके फाइन। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, यहाँ से जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो जेड स्क्वायर आपको अब मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स इंटू वाई होगा, करेक्ट है कि नहीं। इसका एक्स स्क्वायर, इसका माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा आई स्क्वायर के कारण से, और प्लस 2 आयोटा एक्स इंटू वाई, ठीक है साहब। अच्छा, अब इसमें आते हैं, जेड बार का स्क्वायर करेंगे, जेड बार का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इस बार ये फिर से माइनस वाई स्क्वायर ही होगा, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर, और इस बार माइनस 2 आयोटा एक्स वाई होगा, ठीक है। और ये दोनों सेम है, तो अब इसीलिए जेड का स्क्वायर, जेड बार का स्क्वायर, अब यहां से देखना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, और आई इंटू 2xy ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसको भी वैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये इसका रियल पार्ट है, और प्लस आयोटा इंटू माइनस 2xy ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज करो z1 है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है। मतलब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होंगे जब इनके रियल पार्ट इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे। इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर की हम बात करते हैं, इनइक्वालिटी की बात नहीं करते। बहुत स्टार्टिंग में बोला था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं किया जा सकता, कौन बड़ा और कौन छोटा। इक्वालिटी की बात हो सकती है, क्योंकि ऑर्डर पेयर की बात है ना, दो ऑर्डर पेयर इक्वल हो सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे z1 और z2 की बात की है, तो अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल तो दिख रहा है, रियल पार्ट इक्वल ऑलरेडी है, इमेजिनरी पार्ट अलग अलग दिख रहे, इमेजिनरी पार्ट अलग अलग दिख रहे, मगर ये इमेजिनरी पार्ट सेम होना चाहिए। मतलब 2xy इक्वल टू माइनस 2xy होना चाहिए, मतलब 4xy इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब xy इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x 0 होना चाहिए और y 0 होना चाहिए, xy इक्वल टू 0, x 0 या फिर y 0। जब x 0 होगा तो प्योरली रियल होगा, अगर y 0 होगा तो प्योरली इमेजिनरी होगा। तो इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर या तो प्योरली रियल हो सकता है या फिर प्योरली इमेजिनरी हो सकता है। क्वेश्चन सॉल्व। तो देखो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट नोट करते जाइए। स्टार्ट कैसे किया हमने, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y ले लिया। ऐसे क्वेश्चनों में हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, करेक्ट है कि नहीं, प्लीज नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। z माइनस 1 z प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, देन मैं प्रूव में पूछ रहा हूँ, प्रूव दैट मॉड ऑफ z इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब आप प्योरली इमेजिनरी है तो अब आप इसको या तो फिर z को एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे तरीके से हम ऐसे कर सकते हैं। एक तरीका ये हो गया कि z को x प्लस आयोटा वाई ले लीजिए और फिर z माइनस 1 और z प्लस 1 निकालिए। तो ये एक लेंथी प्रोसेस हो सकता है, करेक्ट है। मतलब अब ये पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना एक लेंथी प्रोसेस हो सकता है। डिवाइड करना है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाइड करते हुए फिर आप ला सकते हैं। तब आप बता सकते हैं कि ये प्योरली इमेजिनरी है तो इसका मतलब इसके रियल पार्ट को जीरो करना, एक तो ये तरीका। अच्छा साहब, तो अब इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब ये प्योरली इमेजिनरी है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब z माइनस 1 z प्लस 1 और z माइनस 1 z प्लस 1 का कॉन्जुगेट, इसका दोनों का सम 0 होगा। प्योरली इमेजिनरी की तो यही बात की थी,
जेड प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन होती है अगर जेड प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी की कंडीशन यही थी। दूसरी कंडीशन जैसे मैंने अभी बोला कि अब यहाँ पे आपको रियल पार्ट को जीरो दिखाने की कंडीशन जो आप जानते हैं, अगर उसको अप्लाई करेंगे तो आप फंस जाएंगे, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। और ऐसे भी टाइम का तो बहुत ये रहता है कि आपको कम से कम समय में क्वेश्चन को सेकंडों में बनाना पड़ता है, करेक्ट है ना। हाँ, तो अब वो वाला कॉन्सेप्ट आप यूज़ नहीं कर सकते जो कंडीशन नेसेसरी मैंने बताई थी कि रियल पार्ट जीरो होना चाहिए तब प्योरली इमेजिनरी होगा। गॉट द पॉइंट। तो अभी मैंने इसके बारे में बताया इसी लेक्चर में कि z अगर प्योरली इमेजिनरी है तो z प्लस जेड बार ये जीरो होगा कि नहीं। हाँ, तो ठीक है सर, इसी कंडीशन को यहाँ यूज किए। और अब आप देखना दूसरा बात, ये z माइनस वन, ये z प्लस वन, ठीक है। अब कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी लगाएंगे कि z1 बाई z2 का जो कॉन्जुगेट कर रहे थे तो वो z1 का भी कॉन्जुगेट होगा और z2 का भी कॉन्जुगेट, करेक्ट है कि नहीं। हाँ, तो अभी ऊपर वाले का कॉन्जुगेट z माइनस वन का कॉन्जुगेट और z प्लस वन का कॉन्जुगेट, करेक्ट है, एक प्रॉपर्टी। अब ये कॉन्जुगेट इधर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कौन सा प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, z1 प्लस माइनस z2 का कॉन्जुगेट, तो z1 का कॉन्जुगेट प्लस माइनस z2 का कॉन्जुगेट, ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी ना। हाँ, तो उसको यूज करते हैं, z माइनस वन, z प्लस वन, और अब ये z का कॉन्जुगेट, माइनस वन का कॉन्जुगेट नहीं होगा, वन ही होगा। वन एक रियल नंबर है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं, तो वो वन ही रहेगा। गॉट द पॉइंट। क्योंकि z इक्वल टू जेड बार तब होता है जब प्योरली रियल होता है ना, तो ये इसका कॉन्जुगेट वन ही रहेगा, ठीक है सर। इसके बारे में तो ये z बार हो जाएगा और ये प्लस वन हो जाएगा इक्वल टू जीरो। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो अब आपको क्या मिलेगा, देखो z इंटू जेड बार, करेक्ट है कि नहीं। या आप, हाँ ठीक है, z इंटू जेड बार ही लिखोगे, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता चुका हूँ कि z इंटू जेड बार मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है, चाहे तो आप उसको यूज कर सकते हैं, फिलहाल नहीं यूज करेंगे, जैसे कि वैसे लिख दिया। हाँ जी, z बार, z इंटू जेड बार, फिर z का मल्टीप्लीकेशन प्लस z, फिर माइनस वन का मल्टीप्लीकेशन माइनस जेड बार, और फिर प्लस वन इंटू माइनस वन हो गया इसका क्रॉस, ठीक है साहब। इधर क्रॉस करते हैं तो प्लस जेड इंटू जेड बार, ठीक है कि नहीं, z इंटू जेड बार ये हो गया, फिर z का माइनस जेड, ठीक है ना, प्लस वन का करेंगे तो z बार और फिर माइनस वन, करेक्ट हो गया, ठीक, इतना चीज हो गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर से z इंटू जेड बार प्लस जेड बार प्लस वन, ये आ गया, ठीक है। चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। फाइन, सब बराबर है। ठीक है, तो z माइनस वन, जेड प्लस वन, ठीक है, प्लस जेड बार माइनस वन, जेड बार प्लस वन, ठीक। अब मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए, z इंटू जेड बार प्लस जेड हो जाएगा, माइनस जेड बार हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, इधर से आते हैं प्लस जेड इंटू जेड बार हो जाएगा, हाँ माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस जेड बार हो जाएगा और माइनस वन हो जाएगा, ठीक है साहब। फिर इधर z इंटू जेड बार प्लस जेड बार प्लस वन, ठीक। और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो क्या आ सकता है वो बता दीजिए मुझे। तो देखो ये z प्लस जेड और ये माइनस जेड कैंसिल हो रहा है, ये माइनस जेड बार और ये प्लस जेड बार कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ओके, गॉट द पॉइंट, ठीक है। और अब इधर इक्वल टू जीरो है, इक्वल टू जीरो होने से ये पूरा आपका जीरो में मल्टीप्लाइड होकर विलीन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको अब सिंपली ये डिनोमिनेटर को जीरो में विलीन कर देता हूं, तो अब मुझे क्या मिलेगा, z इंटू जेड बार, और यहाँ बचेगा माइनस वन, यहाँ बचेगा माइनस वन माइनस टू, प्लस जेड इंटू जेड बार माइनस टू, दैट इज इक्वल टू जीरो, है ना। यहां से टू कॉमन ले लीजिए, ये दो बार हो जाएगा, टू इंटू जेड बार
-2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, मतलब z इंटू जेड बार इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, z इंटू जेड बार को मैंने अभी बताया था जेड स्क्वायर लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू 1, तो मॉड ऑफ z इक्वल टू 1। ये है इसका सॉल्व करने का तरीका। आपको ये प्रोसेस को अपना ही करना है, करेक्ट है कि नहीं? ठीक, नोट कर लीजिए। फिर मैं लास्ट क्वेश्चंस के ऊपर आ रहा हूँ। या इसी को मैं लास्ट बना देता हूँ, टाइम इज ओवर। तो फाइन स्टूडेंट्स, ये था हमारा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर डिस्कस करेंगे।